डिमांड, चैप्टर नंबर 3, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मुझे ये बताओ डिमांड होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। तुम्हें जो समझ में आ रहा है इस वर्ड से बताओ मुझे कि डिमांड होता क्या है। डिमांड की डेफिनेशन कहती है कि डिमांड इज समथिंग दैट यू आर एबल टू बाय certain quantity of something at certain time at particular point of time। इसका मतलब है डिमांड क्या होता है, आप कोई चीज किसी पर्टिकुलर दाम पे किसी पर्टिकुलर समय पे चाहते हो खरीदना, वो चीज आपकी डिमांड है। इसका मतलब है अगर लेट सपोज 1 किलो आम मिल रहे हैं या 1 किलो सेब मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी ऐसा मिल रहा है, तो वो क्वांटिटी हो गई। मार्केट में क्वांटिटी है पर उसका प्राइस है 500 रुपए किलो, तो क्या आप उसको खरीदना चाहोगे? महंगी लगेगी, आप नहीं खरीदोगे। अच्छा चलो, आप जो है 1 किलो सेब है 100 रुपए का मिल रहा है, प्राइस भी ठीक है, उसकी क्वांटिटी भी मिल रही है, पर आप चाहते ही नहीं है उसको खरीदना, आपकी विलिंगनेस ही नहीं है उसको खरीदने की, तो भी वो डिमांड नहीं बनेगी। ठीक है। तो और अगर चीज है, इच्छा है, जैसे कि 1 किलो सेब खरीदना है, 100 रुपए का ही खरीदना है, इच्छा भी है, पर वो मिल ही नहीं रही है, वो इस समय नहीं मिलेगी, वो 4 साल बाद मिलेगी, तो भी वो डिमांड नहीं बन सकती। तो किसी भी चीज को डिमांड बनने के लिए उसकी क्वांटिटी होना जरूरी है, उसी वक्त उसका करेक्ट प्राइस होना जरूरी है, उसी वक्त उसकी जो है करेक्ट टाइम होना जरूरी है कि जिस टाइम पे आपको चीज चाहिए उस टाइम पे मिले। और चौथी चीज आपकी विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है कि आप वो चीज चाहते हो। अगर ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है तभी वो चीज आपकी डिमांड बनेगी। तो मैं पहली लाइन पढ़ रही हूँ, मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। हम गुड्स क्यों डिमांड करते हैं? बिकॉज गुड्स में जो है एबिलिटी होती है हमारी वांट्स को पूरा करने की। पर हर वो चीज जो हम चाहते हैं वो डिमांड नहीं बन सकती। ठीक है। सिर्फ इच्छा होना डिमांड नहीं होती है। इच्छा तो मेरी हो सकती है कि मैं ऑडी खरीद लूं, पर क्या मेरे पास पैसे हैं उसको खरीदने के? नहीं है। तो वो सिर्फ मेरी इच्छा है, वो मेरी डिमांड नहीं है। डिमांड जो है इज बैक्ड बाय मनी ऑल्सो। क्या क्या आपके पास उतने पैसे हैं खरीदने के? क्या आप उसको पे करने की कैपेसिटी रखते हो? तो अगर आपकी पे करने की कैपेसिटी और आपकी इच्छा भी है तो वो डिमांड बनेगी। सिर्फ इच्छा है और पैसे नहीं है तो वो डिमांड नहीं बनेगी। उसके बाद अगली लाइन लिखी है, डिजायर मीन्स मेयर अ विश टू हैव अ कमोडिटी। सिर्फ मेरे पास काश ये मेरे पास हो, दैट इज डिजायर। दैट इज नॉट अ डिमांड, दैट इज डिजायर कि काश ये मेरे पास हो। Want is that desire which is backed by the ability and willingness to satisfy it. Want is something जो आपकी एबिलिटी और इच्छा दोनों से बनी हुई होती है, कि आप में एबिलिटी है, आप में सामर्थ्य है, आपके पास पैसे हैं, प्लस आपकी इच्छा भी है उसको खरीदने की, वो आपकी वांट बन जाती है। बट अ डिजायर कैन बिकम वांट इफ द पर्सन इज इन पोजिशन टू सेटिस्फाई इट। फॉर एग्जाम्पल, if the poor person wins a lottery and now he has enough money to buy a car, his desire will now be become as want। तो जैसे ही आपके पास ऑडी की इच्छा है और आपके पास पैसा आ जाता है उसको खरीदने का, तो ये आपकी वांट बन जाएगी। ठीक है। तो आपकी इच्छा और आपकी वांट में आपकी जेब के पड़े पैसों का सबसे ज्यादा फर्क होता है। जितना आपके जेब में पैसा होगा उतनी आपकी वांट्स बढ़ेंगी और डिजायर डिजायर आपकी वांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। डिमांड इज एन एक्सटेंशन टू वांट एज इट हैज टू मोर करेक्टरिस्टिक्स। डिमांड में दो चीजें और ऐड हो जाती है। डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। ठीक है। डिमांड को जो है हम इकोनॉमिक्स में हमेशा प्राइस के रेफरेंस में पढ़ते हैं कि उस चीज का दाम कितना है। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज स्टेटेड विद रेफरेंस टू प्राइस। विद अ चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में आल्सो बी changed, therefore demand is meaningless with reference to price। मतलब ये है कि हो सकता है अगर 200 रुपए की चीज है तो मैं उसको खरीद लूँ, ठीक है, बट अगर वही चीज 2000 रुपए की हो जाती है तो मैं नहीं खरीदता हूँ। ठीक है। आपको ट्यूशंस पढ़नी है, अगर वो आपको जो है 12,000 के पैकेज में, 14,000 के पैकेज में मिल रही है, 15,000 के पैकेज में मिल रही है, तो आप पढ़ने को तैयार हो। ठीक है, क्योंकि आप पेइंग कैपेसिटी भी रखते हो और आपकी इच्छा भी है और आपको प्राइस सूटेबल भी लग रहा है, तो आपने डिमांड कर ली कि हाँ मैं ट्यूशन पढ़ूंगी। वहीं पे ये ट्यूशन 50,000 रुपए की हो जाए
ठीक है। अब इच्छा तो है पर वो प्राइस आपको सूटेबल नहीं है, तो आप उसकी डिमांड नहीं करोगे। तो डिमांड हमेशा प्राइस के हिसाब से देखी जाती है। प्राइस के कम ज़्यादा होने से आपकी डिमांड भी कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर मैं प्राइस बहुत कम कर दूं अपने ट्यूशन्स का, तो हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्ट्स या ज़्यादा सर्विसेज ज़्यादा सब्जेक्ट्स की आप ट्यूशन लगा लो। बट वहीं पे अगर प्राइस ठीक है तो हो सकता है, या ज़्यादा है तो आप हो सकता है कम ट्यूशन के लगवाओ या ना लगवाओ। तो प्राइस बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ की डिमांड में। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा तो हो सकता है आप उस चीज़ की डिमांड ना करो, पर प्राइस अगर कम है तो हाँ हो सकता है आप उसकी डिमांड कर लो। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड इज ऑलवेज शोन विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। समय का भी बहुत महत्व होता है। Demand is always expressed with reference to time. Even at the same price, demand may change depending upon the time period. For example, demand for umbrella is more in rainy season. आप लोगों को ट्यूशन्स की अगर सर्विसेज चाहिए इकोनॉमिक्स की, तो आप जो है 11th या 12th में ही लेंगे। आपकी अगर 12th आ जाती है तो क्या आप इकोनॉमिक्स की ट्यूशन पढ़ोगे? 12th आ जाती है तो क्या 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे? अगर मैं कहूँ कि अक्षत अब आप 12th में आ गए हो, पर हमने ना इकोनॉमिक्स की ट्यूशन सस्ती कर दी है, आप पिछली बार महंगी होने की वजह से पढ़ नहीं पाए थे तो इस साल पढ़ लो, हम सस्ती कर देंगे, 50% ऑफ कर देंगे। क्या तुम पढ़ोगे इस साल जब तुम 12th में आ जाते हो? तो 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे? 11th की इकोनॉमिक्स कि तुम 12th में आए और मैं तुम्हें कह रही हूँ हमने 11th में नया पैकेज निकाला है, 11th वालों को हम 50% ऑफ पे पढ़ा रहे हैं, तो तुम पढ़ोगे 11th की इकोनॉमिक्स 12th में आके? हाँ, नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जिस समय वो चीज चाहिए थी उसी समय की डिमांड होती है वो। ठीक है। अब वो समय निकल गया, मैं 12th में आ गया या मैं कॉलेज में चला गया, अब मुझे आपकी 11th की ट्यूशन सर्विसेज की जरूरत नहीं है, चाहे आप फ्री में भी पढ़ाओ, मैंने नहीं पढ़नी है। समझ आई ये बात? तो समय का भी बहुत रोल होता है डिमांड में। ठीक है। समय के हिसाब से आपकी डिमांड चेंज हो जाती है। अगर आपका जो है जैसे लेट्स सपोज गर्मी है बहुत ज्यादा, समर्स का टाइम चल रहा है, और मैं कहूँ ये स्वेटर बहुत अच्छा है, ये स्वेटर खरीद लो, ये स्वेटर खरीद लो, तुम लोग कहोगे क्यों ले रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। तो समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम दलिया खिचड़ी तभी खाते हैं जब हमारी तबीयत खराब होती है, तो दलिया खिचड़ी की डिमांड कब होती है? व्हेन यू आर सिक। नॉर्मल टाइम में आप पिज्जा बर्गर से नीचे नहीं आएंगे। तो समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिमांड में। ठीक है। तो योर क्वांटिटी, योर अमाउंट, द प्राइस, योर विलिंगनेस एंड द टाइम, दीज फोर थिंग्स हेल्प्स इन मेकिंग द डिमांड। यहाँ तक समझ में आया? Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing to and able to buy at each possible price during a given period of time. So demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at particular price at a particular time. ठीक है। तो किसी चीज की क्वांटिटी जो आप लेना चाहते हो और आप लेने की एबिलिटी भी रखते हो, आपकी जेब में पैसा है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसमें चार चीजें आपको देखने को मिली, क्वांटिटी, प्राइस, विलिंगनेस और पीरियड ऑफ टाइम। ये चार चीजें समझ में आ गई? इतना क्लियर है? चार चीजें ये। अब डिमांड दो तरीके की होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या फर्क है कि मुझे जो है लेट्स सपोज एक बर्गर चाहिए, एक मैकडी का बर्गर चाहिए। ठीक है। तो वो मेरी इंडिविजुअल डिमांड हो गई। बट वहीं पे हमारी पूरी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चों को बर्गर चाहिए। ठीक है। 40 के 40 बच्चों को वन बर्गर ईच चाहिए, तो वो मार्केट डिमांड हो गई। समझ में आए? तो जब आपने सबकी इंडिविजुअल्स की डिमांड को ऐड कर दिया, मैंने पूछा पूनम कितने बर्गर खाओगे, पूनम ने बोला एक खाऊंगी। ठीक है, ये पूनम की इंडिविजुअल डिमांड है। अक्षत ने पूछा, अक्षत से पूछा अक्षत कितने बर्गर खाओगे, अक्षत ने बोला दो बर्गर खाऊंगा। ये अक्षत की इंडिविजुअल डिमांड है दो बर्गर की। ठीक है। हमने हरजस से पूछा कितने बर्गर खाओगे, हरजस ने कहा मैं अभी दो बर्गर खा लूंगी। ये हरजस की इंडिविजुअल डिमांड है दो बर्गर की। हमने पूछा टोटल डिमांड क्या है, तो 1 + 2 + 2
5 बर्गर्स की हमारी मार्केट डिमांड हो गई। ये बात समझ में आई? So individual demand refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price. Market demand refers to commodity that all consumers are willing and able to buy. जब सबका हम एडिशन कर लेते हैं तो मार्केट डिमांड बन जाती है। इंडिविजुअल डिमांड ज्यादा होगी या मार्केट डिमांड ज्यादा होगी, हमेशा बताओ। मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, क्योंकि वो सबका एडिशन होगी, सारे इंडिविजुअल्स। नाउ किसी भी चीज की डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ डिमांड कहते हैं या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, कि किसी चीज़ की डिमांड कम होनी चाहिए, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, उसके पीछे बहुत फैक्टर्स काम करते हैं, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हम पहले इंडिविजुअल डिमांड्स के फैक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि चीज़ सस्ती है या चीज़ महंगी है, उसके दाम ज़्यादा है या उसके दाम कम है। So it is the most important factor affecting the demand for a commodity. Generally जिस चीज़ के दाम ज़्यादा होंगे उसकी डिमांड कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए? कम। अगर दाम ज़्यादा है तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन कुछ भी हो, हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं इकोनॉमिक्स में। ये इकोनॉमिक्स अजम्पशन है कि अगर बाकी सारी चीज़ों को वो कर दिया जाए, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया जाए, बाकी सारी बातों को अगर हम साइड कर दें, जनरली इंसान क्या सोचेगा, अगर चीज़ महंगी है तो कम लो और सस्ती है तो ज़्यादा लो। ठीक है, तो अगर प्राइस और क्वांटिटी में, प्राइस और डिमांड में उल्टा रिलेशन चलता है, इनवर्स रिलेशन चलता है, एक चीज ज्यादा तो एक चीज कम, प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा। तो इट मींस एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं समझा देती हूँ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्या है? उस चीज से रिलेशन में जो चीज है उसके क्या दाम है। अब उस तरह की जो रिलेटेड गुड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक होते हैं सब्सटीट्यूट गुड। ठीक है, इस वर्ड को समझना ये बहुत जरूरी है। अब पिज्जा जो है, पिज्जा कह रही हूँ मैं, पेप्सी जो है, मेरे को पेप्सी में किसी शॉप पे बैठी हूँ, रेस्टोरेंट पे बैठी हूँ और मैं खा रही हूँ, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो मैंने कहा भैया पेप्सी दे दो। भैया ने बोला पेप्सी नहीं है, उसने बोला आप कोक पी लो। तो मैं उसको जो है, मैंने कहा ठीक है तो कोक दे दे। अब कोक और पेप्सी जो है क्या एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं? क्या परफेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं? अगर मुझे अगर मुझे काली कोल्ड ड्रिंक पीनी है और मैंने पेप्सी मांगी, उसने मुझे पेप्सी बोल दिया कि पेप्सी नहीं है, आप कोल्ड वो कोक पी लो, तो क्या पेप्सी की जगह कोक में ले सकती हूँ? ले लेते हैं हम नॉर्मली, होता है ना ऐसा कि पेप्सी नहीं मिल रही तो लोग कोक पी लेते हैं। तो ये एक सेकंड होल्ड करना बेटा। तो जो पेप्सी और कोक है, जो हम एक दूसरे के बदले ले लेते हैं, उसे सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? एक की जगह दूसरा कोई आ जाए, सब्स्टिट्यूट कर जाता है, उसको रिप्लेस कर जाता है, तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं पेप्सी लेने गई, मैं एक शॉप पे गई, मुझे कोल्ड ड्रिंक लेनी है। ठीक है, पेप्सी के दाम है 20 रुपए और कोक का दाम है 25 रुपए, तो मैं कौन सी चीज खरीदूंगी, पेप्सी या कोक? एक 20 रुपए की पेप्सी और कोक 25 रुपए की है, सेम क्वांटिटी, तो मुझे क्या खरीदना चाहिए? पेप्सी खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो जो चीज सस्ती है उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई कि? ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो सब्स्टिट्यूट गुड में जो चीज सस्ती होती है उसको ज्यादा खरीदा जाता है। ठीक है, अब वहीं पे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है जो एक दूसरे को साथ में लिया जाता है। ठीक है, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। चाय किसके साथ पीते हैं हम? जनरली बिस्किट के साथ लेते हैं। ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए हमें गाड़ी में क्या डलवाना पड़ता है? पेट्रोल। तो अगर गाड़ी, तो साथ में पेट्रोल चाहिए।
ठीक है। ब्रेड लेंगे तो ब्रेड पे लगाएंगे बटर, ठीक है ना। पेन लेंगे, रजिस्टर लेंगे तो साथ में पेन लेंगे, ठीक है। रजिस्टर लेंगे तो साथ में पेन लेंगे, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या सीन होता है, अगर आपके पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं तो लोग जो है पेट्रोल की गाड़ियां भी लेना कम कर देंगे। तो ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रिलेशन होता है कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो पेट्रोल की गाड़ी चलाने वाला कहेगा, अरे यार पेट्रोल के गाड़ी चलाने वाला कहेगा कि भाई पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं, ये पेट्रोल की गाड़ी तो मुझे बहुत महंगी पड़ जाएगी, इससे अच्छा मैं डीजल की गाड़ी ले लूँ या सीएनजी की गाड़ी ले लेता हूँ, वो सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर ये रिलेशन रहता है कि आपका जो अगर कॉम्प्लीमेंट्री वाले का भी प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी डिमांड जो है प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। इसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगी, मैं फिलहाल आप ये समझो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है और सप्लीमेंट सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है। ये बात समझ में आई? दोनों में सब्सटीट्यूट गुड क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, हरजस पहला क्वेश्चन तुमसे है, अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कोक की डिमांड पे क्या फर्क आएगा? पेप्सी ज्यादा हो जाएगी, तो पेप्सी के प्राइस बढ़ने से कोक की डिमांड बढ़ गई, लोग जो है पेप्सी छोड़ के किस पे शिफ्ट कर गए? कोक पे शिफ्ट कर गए। तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि ये महंगा हो गया, ये नहीं ले रहे, दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। म्यूट कर लो। अक्षत अब तुम जवाब दो, पेट्रोल के दाम बढ़ने से पेट्रोल की गाड़ियों की डिमांड पे क्या असर आएगा? पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से पेट्रोल की गाड़ियों की डिमांड पे क्या असर आएगा? लोग पेट्रोल की गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे? हाँ, सीएनजी तो ज्यादा लेंगे, वो तो सब्स्टिट्यूट फॉर्म में बता दिया तुमने। मुझे ये बताओ, पेट्रोल के बढ़ने से पेट्रोल की गाड़ी की डिमांड कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड का केस है। ये बात समझ में आई? ठीक है। टॉपिक होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अगर एक इंसान की इनकम ज्यादा है तो उसकी जो है नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? वो मॉल से ज्यादा सामान खरीदेगा या कम सामान खरीदेगा? अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं मॉल में जाके ज्यादा सामान खरीदूंगी या कम? ज्यादा खरीदूंगी, ठीक है। और वहीं पे अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है, अनदर केस, तो मैं शनि बाजार के कपड़े या वीर बाजार के कपड़े ज्यादा खरीदूंगी या कम? नहीं खरीदूंगी या कम खरीदूंगी, ठीक है। इसमें क्या फर्क पड़ता है, जो मॉल के कपड़े हैं उसको हम नॉर्मल गुड मानते हैं, ठीक है। और जो शनि बाजार वीर बाजार के कपड़े हैं उसको हम इंफीरियर गुड बोल देते हैं, लो क्वालिटी गुड, ठीक है। तो एक इंसान जब उसकी जेब में पैसा ज्यादा आता है ना, तो वो क्या कहता है कि मैं नॉर्मल गुड तो ज्यादा से ज्यादा लूंगा, मैं लग्जरी भी लूंगा और मैं नॉर्मल गुड भी ज्यादा लूंगा, बट जो इंफीरियर गुड है जो शायद मैं पहले ले रहा था वो मैं नहीं लूंगा। अगर लेट सपोज मैं पहले घड़ी डिटर्जेंट यूज कर रहा था कपड़े धोने के लिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अगर मैं घड़ी डिटर्जेंट यूज कर रहा था कपड़े धोने के लिए, बट अब मेरी सैलरी बहुत बढ़ गई है, मेरी जेब में बहुत पैसा है, तो अब मैं घड़ी डिटर्जेंट यूज नहीं करूंगा, ये तो इन्फीरियर हो गया। अब तो मैं क्या यूज करूंगा, एरियल लिक्विड यूज करूंगा कपड़े धोने के लिए। तो आपका जो नॉर्मल गुड है, लग्जरी गुड है, आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो, और जो आपका इंफीरियर गुड है, कमाई बढ़ने से आप उसकी डिमांड कम कर देते हो। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब एक बहुत ऐसा कोरोना वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। कोरोना का टाइम आया, पहले लोग जो थे, इससे कई लोगों की काफ़ी कमाइयों पे इफेक्ट आया है, काफ़ी लोगों की इनकम पे बहुत इफेक्ट आया है। तो लेट्स सपोज काफ़ी लोगों की सैलरीज या इनकम बहुत डाउन हो गई है।
पहले वो लोग जो थे 50 रुपए किलो वाला आटा खा रहे थे या फिर 60 रुपए किलो वाला आटा खा रहे थे, बट अब जो है महंगाई इतनी हो गई है, ये सब कुछ हो गया है, तो हो सकता है वो 20 रुपए वाला आटा खा रहे हो जो पहले देखते ना हो। पहले उन्हें 20 रुपए वाला आटा बहुत गंदा लगता हो, ठीक है, क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी का था। पर अब आपकी इनकम गिर गई है, आपके पास पैसे थोड़े कम रह गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ा देंगे। तो आपकी इनकम के साथ जैसे इनकम बढ़ती है, इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है, कमाई कम होती है, इनकम कम होती है, तो आपकी इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है। ये बात समझ में आई? फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है कि कुछ लोगों की ना प्रेफरेंस होती है कि मुझे जो है यूसीबी के ही कपड़े पहनने हैं, चाहे कितने की भी हो, महंगे हो सस्ते हो, मैंने पहनना ही यूसीबी है, मैंने पहनने ही नाइकी के जूते हैं। अब उसका प्राइस कम हो या वो ज्यादा हो, उससे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस का वो पार्ट है, तो आप उसको जो है नहीं छोड़ोगे। एक सिगरेट जिसको पीने की आदत है, वो सिगरेट 500 रुपए की मिले या 50 रुपए की मिले, उसको पीनी है तो पिएगा, राइट। अभी जो है कोरोना टाइम के अंदर क्या हुआ था, शराब के ठेके खुले थे, शराब 70% का टैक्स लगा के महंगी बिकी थी, पर जिसको पीनी थी उसने महंगी भी खरीदी, ठीक है। तो जिन लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बन गया कि उनको तो लेना ही लेना है, तो फिर प्राइस का कोई मैटर ही नहीं करता उनके लिए। समझ में आया? लास्ट आपका फैक्टर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। आपको ऐसा लगता है कि समय में चीज महंगी हो सकती है। जैसे कि अगर अक्षत की मम्मी ये सोचे कि अक्षत की शादी करनी है और अक्षत की शादी के लिए सोना इकट्ठा करना है, अगर उसकी मम्मी को लगता है, अक्षत की मम्मी को, कि फ्यूचर में सोना बहुत महंगा हो जाएगा, अभी सस्ता है, ठीक है, तो मम्मी अभी से सोना लेके रखेंगी या फिर बात का वेट करेंगी? अगर उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में चीज बहुत महंगी होने वाली है, तो आप करंट डिमांड उस चीज की बढ़ा दोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो चीज सस्ती होने वाली है, तो आप उसकी करंट डिमांड कम कर दोगे, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में सोना सस्ता हो जाएगा, तो फिर वो अभी नहीं खरीदेंगी सोना, और उन्हें अगर लगता है कि फ्यूचर में सोना महंगा हो जाएगा, तो वो अभी खरीद लेंगी सोना। समझ में आया ये बात? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे बहुत चीज मैटर करती है कि हमें क्या लगता है कि फ्यूचर में उस चीज के दाम बढ़ने वाले हैं या कम। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में उस चीज के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं, तो आपके अंदर एक डर आ जाता है, आप चीज इकट्ठी कर करके बैठ जाते हो। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे लोगों ने खाना कितना भर लिया था घर में, शुरू शुरू के महीने में, जब मार्च का टाइम था, सब लोगों ने कितना कितना खाना भरा था घर में, ज्यादा भरा था कि कम भरा था? आवाज ही नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। जब कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे लोगों ने ज्यादा ज्यादा सामान भरा था घर के अंदर या थोड़ा सामान भरा था खाने का? ठीक है, ज्यादा भरा था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि फ्यूचर में पता नहीं सामान मिले ना मिले, या मिलेगा तो पता नहीं कितना महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने उस वक्त की जो डिमांड थी वो बहुत बढ़ा दी थी सामान की, लोगों ने, ठीक है। तो जब आपको फ्यूचर में डर लगता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस पता नहीं क्या हो जाएंगे, कितना बढ़ जाएगा, तो आप इसकी करंट डिमांड एकदम से बढ़ा दोगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड या फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, उसी को मैं इलाबरेट करके उसी को मैंने बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, कि जो चीज़ हम खरीदने वाले हैं, जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं, उसका प्राइस क्या है, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसके अंदर हमने सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड पढ़ा, ठीक है। सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मैं थोड़ा सा डिजाइन बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे।
याद रहेगा आपको ये। सब्स्टिट्यूट गुड में पेप्सी कोक और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में पेट्रोल और पेट्रोल कार। फिर हमने हमारा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसके अंदर हमने नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड की बात करी थी। फिर था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और लास्ट था आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, की प्राइस फ्यूचर में क्या हो जाए क्या नहीं। जब हम जो है फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पढ़ते हैं, जब भी जो है किसी चीज की डिमांड का मुख्य कारण, किसी चीज की डिमांड का कम या ज्यादा होने का मुख्य कारण प्राइस होता है, कि किसी चीज की डिमांड कम हो गई या किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो गई, जस्ट बिकॉज उसका प्राइस कम या ज्यादा है, उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये वर्ड याद रखना। जब भी किसी चीज की डिमांड कम या ज्यादा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, उसी चीज की प्राइस, किसी और का प्राइस नहीं, इनकम नहीं, आपका जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ उस चीज के प्राइस की वजह से उसकी डिमांड कम या ज्यादा हो रही है, उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ठीक है, क्यू डी, डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, क्यू डी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जब जब मुख्य कारण आपका प्राइस हो। इसके अलावा अगर आपका मुख्य कारण प्राइस ऑफ अदर गुड है, जिसमें सब्सिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कस्टमर की इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है या एक्सपेक्टेशन, इनमें से किसी कारण की वजह से उस चीज की डिमांड कम या ज्यादा हो रही है, उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी। तो अगर उसकी क्वांटिटी में, उसकी डिमांड में फर्क आ रहा है इन फैक्टर्स की वजह से, उसे चेंज इन क्वांटिटी बोलते हैं। और अगर इसकी वजह से चेंज आ रहा है प्राइस से, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ये 1 मार्क में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो यहाँ तक। अगर मैं अगर मैं एक ड्रेस लेने गई हूँ, ठीक है, मैं एक ड्रेस लेने गई, पर मैंने वो ड्रेस इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि उसका प्राइस अब बढ़ गया है। पहले मैं उस ड्रेस को खरीदना चाहती थी, पर फिर मैं देखने गई तो मुझे वो ड्रेस महंगी मिली, इसलिए मैंने उसकी डिमांड नहीं करी, मैंने उसकी डिमांड कम कर दी। तो उसको बोलेंगे, वो उसका मुख्य कारण क्या था, प्राइस की वजह से मैंने उसको, उस प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से उसको छोड़ दिया, तो उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, कि मैंने उसकी क्वांटिटी डिमांड कम कर दी या ज़्यादा कर दी। ठीक है, बट मैं एक ड्रेस लेने गई, मैंने वो ड्रेस की डिमांड भी थी, पर मैंने वो ड्रेस नहीं खरीदी क्योंकि मुझे उसकी जगह दूसरी कोई गुड ड्रेस बहुत पसंद आ गई, उसका सब्स्टिट्यूट गुड मुझे ज़्यादा पसंद आ गया, इसलिए मैंने वो ड्रेस ली, ना कि ये ड्रेस ली। तो ये मेरा हो गया चेंज इन क्वांटिटी। अगर मैं उसको उसकी प्राइस की वजह से छोड़ती तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू डी होता। और अगर वहीं पे मैं दूसरे गुड की तरफ चली गई, उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चली गई, तो उसे चेंज इन क्वांटिटी बोलेंगे। उसमें फैक्टर उसका प्राइस ना हो गए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड था। ये बात किसको समझ में आई है, किसको समझ में नहीं आई, बताओ। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि वो जो क्वांटिटी कम या ज़्यादा हुई है उसका मुख्य कारण क्या है। अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा हुई है डिमांड उसकी, और उसका मुख्य कारण उसी प्रोडक्ट का खुद का प्राइस है, तो वो हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट अगर उस चीज़ की डिमांड कम या ज़्यादा हुई है और उसका मुख्य कारण कुछ और है, अदर देन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, अगर उसका मुख्य कारण है कि उसके जैसी दूसरी चीज सस्ती मिल गई, या फिर उसके अंदर जो लगने वाले पार्ट्स थे वो महंगे हो गए, या इनकम कम ज्यादा हो गई, जैसे अभी कोरोना की वजह से लोगों की इनकम कम हो गई, इसलिए डिमांड कम हो गई है, तो वो चेंज इन क्यू डी होगा या चेंज इन डी होगा, चेंज इन क्यू होगा, चेंज इन डिमांड होगा। ठीक है, पर वहीं पे चीजें महंगी होगी इसलिए लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं, तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी नहीं, चेंज इन डिमांड नहीं। इतना समझ में आया। ठीक है,
अब इसका एक आपको ना छोटे सिंबल्स बता रही हूँ, सिंबल्स याद कर लेना। ठीक है, सिंबल्स क्या है, इसकी फोटो ले लेना। प्राइस को हम लिखते हैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, कौन सा प्राइस हम कौन सा गुड हमें लेना है, उसी के प्राइस को हम सिंबॉलिकली लिखते हैं पीएक्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को हम लिखते हैं पीआर। ठीक है, इनकम को हम हमेशा लिखते हैं वाई, इनकम का सिंबल होता है वाई। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का होता है टी, और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर का सिंबल होता है एफ। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड जो होती है, इंडिविजुअल डिमांड वो किस किस चीज से इफेक्ट होती है, वो इफेक्ट होती है पीएक्स से, वो इफेक्ट होती है पीआर से, वो इफेक्ट होती है वाई से, वो इफेक्ट होती है टी से, और वो इफेक्ट होती है एफ से। सिंबॉलिकली ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ तक तो था हमारा इंडिविजुअल डिमांड। अब इसी में थोड़े से पॉइंट्स हम और ऐड कर देते हैं तो वो हमारा मार्केट डिमांड होता है। ठीक है, मार्केट डिमांड में ये 5 फैक्टर तो होते ही होते हैं, इसके अलावा 2 या 3 फैक्टर्स और होते हैं, वो भी मैं आपको अभी करवा रही हूँ। ठीक है, 2-3 फैक्टर हो गए, आपके ये जो है फैक्टर्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड, पहले 5 फैक्टर तो वही हैं जो हमने पढ़े थे, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड एफ स्टैंड फॉर फ्यूचर प्राइसेस। 6th पॉइंट होता है साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज का मतलब है नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कि आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है। इसके अंदर होता है मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड, इस तरह के लोग। ठीक है, तो साइज और कॉम्पोजिशन बड़ा मैटर करता है किसी भी चीज की डिमांड के लिए। जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा। जहाँ की आबादी ज्यादा वहां की डिमांड भी ज्यादा। तो अब कॉम्पोजिशन कैसे मैटर करती है, एक कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत यंग होगी, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जवान होंगे, उनकी डिमांड किस तरह की होगी, बाइक्स की। उनकी डिमांड होगी अच्छी अच्छी गाड़ियों की, फास्ट मूविंग गाड़ी की। उनकी डिमांड होगी एकदम लग्जरी आइटम्स की। ठीक है, वहीं पे अगर एक देश है वहाँ पे ओल्ड लोग ज्यादा हैं, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, वहाँ पे डिमांड ज्यादा हो जाएगी आपकी केयर फैसिलिटीज की। वहाँ पे आपकी डिमांड हो जाएगी न्यूट्रिशन की, सैनिटाइजेशन की, इस चीज की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। जहाँ पे फीमेल ज्यादा है वहाँ पे फीमेल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तो आपकी कॉम्पोजिशन भी बड़ा मैटर करती है कि आपकी किस तरीके के गुड्स की डिमांड बढ़ने वाली है। समझ में आया। करवा करवा चौथ के टाइम पे लाल ड्रेस की कितनी डिमांड हो जाती है बताओ। करवा चौथ और वैलेंटाइन, द मोस्ट फेवरेट कलर ऑफ दैट फेस्टिवल इज रेड। सबको लाल चाहिए, है ना। तो क्यों, क्योंकि फीमेल कॉम्पोजिशन हमारे देश में ज्यादा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज है इस चीज का। तो आपकी कॉम्पोजिशन बहुत मैटर करती है आपकी डिमांड में। क्रिसमस टाइम में रेड आ जाता है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा अगला पॉइंट है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर जो है वो बहुत मैटर करता है किसी चीज की डिमांड में। कैसा सीजन है उसी के हिसाब से उस चीज की डिमांड होगी। जैसे कि सर्दियों में हीटर की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी और गर्मियों में एसी की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सीजन एंड वेदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। समझ में आया। ठीक है, इसको लिखते हैं हम पीओ। पॉपुलेशन के लिए पीओ यूज करते हैं, सीजन के लिए हम एस यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
ठीक है। अगर हमारे देश में लेट्स सपोज हमारा देश अगर 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, अगर हमारे देश ने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, बट वो पैसे थोड़े लोगों के पास तो बहुत सारे पैसे चले गए हैं, थोड़े लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बहुत थोड़े लोग ही डिमांड कर रहे होंगे। पर वहीं पे आपके देश ने 100 करोड़ कमाए हैं और वो हर बंदे के पास पैसा पहुंचा है, हर बंदे के पास इक्वालिटी है, पैसा ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है देश के अंदर, तो सारे लोग डिमांड करेंगे। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपके देश में जो कमाई हो रही है, क्या वो सिर्फ कुछ लोगों के पास सारा पैसा जा रहा है या इक्वली सबके पास जा रहा है। अगर कुछ ही लोगों के पास पैसा जा रहा है तो वो डिमांड करेंगे, सिर्फ वो थोड़े लोग। और वहीं पे हर किसी के पास पैसा जा रहा है तो सारे लोग डिमांड करेंगे। समझ में आई ये बात? तो आपकी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मार्केट डिमांड के टोटल फैक्टर्स होते हैं पी एक्स, पी आर, वाई, टी, एफ, पीओ, एस और डी। मार्केट डिमांड के ये सारे फैक्टर्स हैं और इंडिविजुअल डिमांड के सिर्फ ये 5। ये टॉपिक क्लियर हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना क्लियर है, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।